अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है? आप लोगों में से जितने लोग हैं अभी, उनको आवाज़ आ रही है? कैन यू हियर मी गाइस? प्लीज़ यस या नो बोलें। हेलो। आपको जितेंद्र आवाज़ नहीं आ रही? जितेंद्र, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो काइंडली जो है हैंड फ्री यूज़ करो, तो आपका साउंड क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी क्लास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को सबको जो जो रमज़ान सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको रमज़ान मुबारक। उम्मीद है कि ये रमज़ान आपके लिए खैर आफ़ियत वाला और अच्छा, मतलब अल्लाह को खुश करने वाला मामला लेके आएगा। आमीन। अल्लाह हम सबको इस बीमारी से जल्द निजात दे ताकि हम अपने रूटीन पे वापस आ सकें। हमारी लास्ट क्लास जो ख़त्म हुई थी वो ख़त्म हुई थी ट्रांसपोर्टेशन पे। हमने ट्रांसपोर्टेशन के डिफरेंट मोड्स और उनकी एप्लीकेशन पढ़ी थी। आज के चैप्टर में, आज की क्लास में हम डिटेल में एज लॉजिस्टिक्स मैनेजर डिस्कस करेंगे कि हम उन ट्रांसपोर्टेशन मोड्स को किस तरीके से अपनी डेली लाइफ में, अपनी रूटीन लाइफ में, अपने प्रोडक्ट के साथ, अपनी कंपनी के साथ यूज़ कर सकेंगे, और किस तरह के ट्रांसपोर्टेशन मोड से किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वील स्टार्ट ऑफ विद ट्रांसपोर्टेशन इन सप्लाई चेन। ठीक है, हमने कल पिछली क्लास में काफ़ी हद तक डिस्कस किया था कि मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ सप्लाई चेन इज़ रिफर्ड टू एज ट्रांसपोर्टेशन। और इस ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत क्यों है? देखो, हर चीज़ की जो है ना नीड अराइज होती है जिसकी वजह से वो चीज़ वजूद में या फॉर्मेशन में आती है। तो ट्रांसपोर्टेशन की नीड पैदा क्यों हुई, या ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत क्या है?
तो इसको समझने के लिए इस पॉइंट को समझना ज़रूरी है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्रोडक्शन ग्रो हुई, जब कंजम्पशन स्टार्ट हुई चीज़ों की, उस पॉइंट पे जहाँ वो बन नहीं रही थी, तब ट्रांसपोर्टेशन का फॉर्म वजूद में आया कि जहाँ पे बन रही है वहाँ कंज्यूम नहीं हो रही, और जहाँ कंज्यूम हो रही है वहाँ बन नहीं रही चीज़। तो ऐसे पॉइंट के अंदर उस चीज़ को जहाँ बन रही है वहाँ से उठा के जहाँ तक कंजम्पशन होनी है वहाँ तक पहुँचाने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ी, जिस मीडियम को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन या इंटरनेशनल ट्रेड भी इस ट्रांसपोर्टेशन के फॉर्म को इवॉल्व होने में और लॉजिस्टिक्स को इवॉल्व होने में बहुत मदद दे रहा है। अब क्योंकि पॉइंट ऑफ कंजम्पशन एंड पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन दो डिफरेंट मुल्कों में है, दो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में है, और ऐसे पॉइंट पे उस पॉइंट से जहाँ से वो बन रहा है और उस पॉइंट पे जहाँ पे वो लेके आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन एक इंटीग्रल पार्ट जो है वो बन गया है पूरी सप्लाई चेन का। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट रोल जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है वो फॉर्म किया FMCGs ने, एंड ख़ास तौर पे उन FMCGs ने कि जो मल्टीनेशनल्स हैं, कॉन्ग्लोमेरेट्स हैं। अब मल्टीनेशनल कंपनीज का सीन ये होता है कि उनकी जनरली रॉ मटेरियल, उनके इक्विपमेंट, उनकी प्रोडक्शन इक्विपमेंट, उनकी यूसेज, उनकी जितनी भी रोज़मर्रा की चीज़ होती है ना, वो ज़्यादातर स्टैंडर्डाइज होती हैं। और इस स्टैंडर्डाइजेशन ने फोर्स किया कि पूरी दुनिया में उस कंपनी के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक ही तरह का प्रोडक्ट यूज़ करें। और इस सिनेरियो में, इस केस में उनको इंटरनेशनल बॉर्डर्स, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करना पड़ा ताकि वो अपने प्रोडक्ट को, अपनी चीज़ को जो उनको यूज़ करनी है वो होमोजेनाइज कर सकें, सब जगह एक जैसा कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल के जैसे आप चाय की मिसाल ले लो, तो जो टपाल टी का मिक्सचर आपको यहाँ मिलेगा वही आपको सऊदीया में मिलेगा, वही आपको यूएई में मिलेगा, वही आपको जितने मुल्कों में वो सप्लाई कर रहे हैं वो मिलेगा। इसी तरह शान की प्रोडक्शन फैक्ट्री एक कराची में भी है, एक मक्का में भी है। तो मक्का में जो शान बन रहा होगा उसकी क्वालिटी और या कराची वाले की क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम होगी। क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ़ रॉ मटेरियल्स हैं और जितने नंबर ऑफ़ इंटीग्रल रॉ मटेरियल्स हैं, एक तो होता है बेसिक रॉ मटेरियल जैसे टैंक में शुगर, और एक होता है इंटीग्रल रॉ मटेरियल जैसे टैंक में प्रीमिक्स और मसालों में आई गेस कि उनकी मिक्सिंग। तो इन चीज़ों के लिए एक जैसा इक्विपमेंट यूज़ करना, एक जैसा फॉर्मेट यूज़ करना, इसने फोर्स किया है कंपनीज को इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करने के लिए, और इस ट्रांसपोर्टेशन की बेस पे अपने चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन समझे थे। तो इसमें हमने क्या क्या समझा? सबसे पहला था एयर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सबसे फास्ट है एंड सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप बहुत ज़्यादा हैवी आइटम यहाँ नहीं भेज सकते, हाँ, लेकिन छोटा आइटम कि जहाँ पे जिसके अंदर आपको ज़्यादा लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सिस्टम जो है वो एयर ट्रांसपोर्ट से आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसके बाद था पैकेज कैरियर आपके जो वो आप जैसे TCS है या दूसरे लॉजिस्टिक्स कंपनी है, ऐसी कंपनीज को हम पैकेज कैरियर कहते हैं, जो कि आपकी प्रोडक्ट को मल्टीपल मोड्स यूज़ करके पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाते हैं, और मल्टीपल मोड्स को यूज़ करते हुए वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं और टाइम बाउंड भी होते हैं। इसके बाद थे ट्रक्स हम चूँकि पाकिस्तान एक हैवीली डिपेंडेबल ऑन रोड नेटवर्क है, तो ऐसे सिनेरियो में ट्रक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में। और इस सिनेरियो में ट्रक्स हमें ज़्यादातर LTL लेस देन कंटेनर लोड, लेस देन ट्रक लोड या ट्रक लोड में काम कर रहे होते हैं, और एक शहर से दूसरे शहर आपको इजीली आपकी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। फिर था रेल नेटवर्क पाकिस्तान में इतना कोई कामयाब नहीं था, चूँकि रेल की आमद और रफ्त, तो रेल की टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। स्टिल रेल नेटवर्क एक डिपेंडेबल नेटवर्क है दुनिया में, और इससे भी आप काफ़ी हैवी इक्विपमेंट एंड हैवी लोड क्वाइट चीप वे में, अगर इन सब में सबसे चीप देखा जाए तो वो रेल था।
चीप वे में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचा सकते हैं। फिर था वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये ओशंस को, कॉन्टिनेंट्स को, मुल्कों को मिला रहा है, और ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाला ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है। और एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट में ज़्यादातर फ़र्क कॉस्ट का है, बहुत बड़ा फ़र्क कॉस्ट का है। और दूसरा, वाटर ट्रांसपोर्ट ने एयर ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया क्यों? क्योंकि वाटर से तो आप सामान भिजवा सकते हो, लेकिन उसकी डॉक्यूमेंटेशन भिजवाने के लिए आपको एयर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क यूज़ करना है। तो जितना वाटर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बढ़ता जाएगा, इतना ही एयर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क साइमल्टेनियसली बढ़ता जाएगा। फिर हमने देखी थी पाइपलाइंस। ये जनरली कंजम्पशन ऑफ यूटिलिटीज़, कंजम्पशन ऑफ फ्यूल्स के लिए यूज़ हो रही थी। और इस टाइप ऑफ नेटवर्क में आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नॉन स्टॉप कंजम्पशन, नॉन स्टॉप अपने प्रोडक्ट को भेज सकते हो। बट इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई है, और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी हाई है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट आप डिपेंडेबल होते हो मोटर्स पे, पंप्स पे, जिनकी आपको रूटीन मेंटेनेंस करनी पड़ती। फिर थे इंटर मॉडल। इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम थे कि जो मल्टीपल पॉइंट्स एंड मल्टीपल पोर्ट्स को यूज़ करते हुए आपके प्रोडक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचाते थे। इंटर मॉडल यूज़ करने की सबसे बड़ी वजह नंबर वन तो ये कि आपका अगर किसी मुल्क से आपका प्रोडक्ट आ रहा है और रास्ते में उसको पता है कि इसने डिफरेंट चैनल से गुजरना है, और जिन चैनल्स में टाइम भी लग सकता है, जिन चैनल में कॉस्ट भी लग सकती है, सबसे बड़ा रिस्क है कि आपका प्रोडक्ट गुम सकता है या ख़राब हो सकता है। तो ऐसे पॉइंट पे आप इंटर मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज़ करते हैं। कहीं पे आप सी से मंगवाते हैं, फिर वो एक पॉइंट पे आके रेल से आता है, फिर अगले पॉइंट से फिर सी से आता है या रोड से आता है, वगैरह वगैरह। इस तरह से आप थोड़ा टाइम बचा लेते हो इन अ कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर। ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा होता है। इंटर मॉडल सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है बहुत सारे सिनेरियोज में। हाँ, इसकी कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस आप अब रेल से नहीं कंपेयर कर सकते, हाँ, लेकिन वाटर से कंपेयर कर सकते हो। क्या आप कोई प्रोडक्ट फुल कंटेनर लोड पे वाटर से मंगवाओ या इंटर मॉडल से मंगवाओ, तो इट कैन बी अ कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर यू। हमारा आज का जो टॉपिक है ना, वो है डिज़ाइनिंग अ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। तो यहाँ पे भी वेयर हाउस जैसा सिस्टम है। क्या आपके पास साइज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर के इस्तेमाल के मुताबिक आप ओनरशिप जो है अपने ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की पब्लिक से प्राइवेट कर सकते हो या प्राइवेट से पब्लिक कर सकते हो। कुछ कंपनीज का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिपेंडेबल ऑन अदर्स है, कुछ कंपनी ने अपना पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर एक्वायर किया हुआ है। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द कंजम्पशन पैटर्न, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच you have to use the transportation system on daily basis. फिर एज लॉजिस्टिक्स मैनेजर आपके पास सवाल आता है कि चले ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स तो मैंने समझ ली, अब मेरे प्रोडक्ट को मेरे पॉइंट ऑफ यूज़ से पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक एंड पॉइंट ऑफ कंजम्पशन से पॉइंट ऑफ यूज तक, बोथ वेज है ना। आप सप्लायर से मैन्युफैक्चरर एंड मैन्युफैक्चरर से रिटेलर, दोनों तरफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, ट्रांसपोर्टेशन मोड्स को यूज़ कर रहे हो। तो एज लॉजिस्टिक्स मैनेजर आपने समझना है कि व्हाट point and what transportation system I need for my products, I need for my raw materials, I need for my shipments। अब आप लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में आपने काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें जो सप्लाई चेन से रिलेटेड थी आपने समझ ली। आपने सप्लाई चेन ऑफ प्रोडक्ट समझा, आपने वेयर हाउसिंग समझी, इन्वेंट्री समझी, आपने ऑपरेशन समझा, बॉटलनेक समझा। बहुत सारी चीज़ों को समझने के बाद आपने अपनी प्रोडक्ट से आशनाई कर ली, आपका प्रोडक्ट आपकी समझ में ठीक ठाक आ गया। आपको ये समझ में आ गया कौन से हिकअप्स हो सकते हैं, कहाँ मैं फंस सकता हूँ, कहाँ मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, कहाँ कंपनी को बचा सकता हूँ। तो इन सब को समझने के बाद आप ये क्लियर होगा कि अब आई कैन डिज़ाइन माई शिपमेंट नेटवर्क। मुझे ये समझना है कि मैं मेरी प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल मुझ तक कैसे पहुँचेगी और मेरी प्रोडक्ट एज फिनिश प्रोडक्ट मेरे कस्टमर तक कैसे पहुँचेगी। इन दोनों सिनेरियोस को समझने के लिए आई नीड टू हैव अ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क डिज़ाइंड अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट। तो कुछ जनरलाइज स्ट्रेटजीज आपके सामने हैं। 4 तरह की जनरलाइज स्ट्रेटजीज आर यूज इन डिज़ाइनिंग द ट्रांसपोर्टेशन और शिपमेंट नेटवर्क फॉर योर प्रोडक्ट। आप सब लोग जाग रहे हैं? ये जो 25 लोग बेचारे बैठे हैं, 23 लोग,
सब लोग ठीक ठाक हैं? वाह, स्लाइड्स मिल जाएंगी ना? बिल्कुल मिल जाएंगी स्लाइड्स आपको। ऑल मतलब बहुत सारे तो मिल गई हैं, और जितनी और ऐड होती जा रही हैं वो सारी मिल जाएंगी बिल्कुल। गुड। तो अब आपने अपना प्रोडक्ट का वॉल्यूम, प्रोडक्ट का वेट, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट फॉर शिपमेंट्स, प्रोडक्ट की डिफरेंट सिनेरियोज में प्रोडक्ट को आप गेज करके आप अपना ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क डिज़ाइन करने स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क डिज़ाइन करने के लिए फैक्टर्स क्या क्या देखने हैं? सबसे पहला फैक्टर जो देखना है वो है कॉस्ट। बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ डायरेक्ट कॉस्ट टू आवर प्रोडक्ट, ठीक है? इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं, ये डायरेक्ट कॉस्ट है प्रोडक्ट की। आपकी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल फॉर्म में जैसे आ रही है उसकी कॉस्ट बेयर आप करते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट बनती है, फिर प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने की कॉस्ट भी उसकी प्राइस में शामिल होती है। और प्राइसेस आपको पता है कि रूटीन में यू कैन नॉट चेंज योर प्राइस, रूटीन में प्राइसेस चेंज नहीं होती। आपने उस प्राइस चेंज को समझना होता है कि आपने एक हद तक मार्जिन रख सकते हो आप। सपोज आपके प्रोडक्ट पे ट्रांसपोर्टेशन लग रही है आज 10 रुपये, ठीक है? फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, हालात, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, ट्रक्स की डिग्रेडेशन, इन सब को मिला के आप मार्जिन रख सकते हो 5 से 10% का। दैट्स इट। मतलब 10 रुपये की कॉस्ट मैक्सिमम 11 से 12 रुपये जा सकती है, या 10 रुपये की कॉस्ट मैक्सिमम 8 से 9 रुपये हो सकती है। तो आपको इसके दरमियान ही पूरी पूरे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करनी है। तो इस सिलसिले में आपको आपका शिपमेंट नेटवर्क, आपका ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क डिज़ाइन करते वक्त बड़ा केयरफुल रहना है कि मुझे अपने प्रोडक्ट्स को किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करना है। तो 4 तरीके की जनरलाइज स्ट्रेटजीज जो कि ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को डिज़ाइन करते हुए यूज़ होती हैं वो आपके सामने है। सबसे पहली है डायरेक्ट शिपमेंट नेटवर्क, फिर है डायरेक्ट शिपिंग विद मिल्क रन्स, फिर ऑल शिपमेंट्स वाया सेंट्रल डीसीज एंड शिपमेंट्स वाया सेंट्रल डीसीज यूजिंग मिल्क रन्स, ठीक है? तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट शिपमेंट नेटवर्क। डायरेक्ट शिपमेंट नेटवर्क पर क्या होता है कि सप्लायर्स एंड बायर्स टू सप्लायर्स डायरेक्ट शिपमेंट हो रही होती है। इसके अंदर किसी और आर्बिट्रेरी का कोई रोल नहीं होता और किसी और थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं होता। आप एज सप्लायर अपने बायर को और आप एज बायर अपने सप्लायर से सारी शिपमेंट्स जो है वो डायरेक्टली पिकअप कर रहे होते हो या डायरेक्टली डिलीवर कर रहे होते हो। इसके अंदर कॉस्ट फैक्टर बहुत हाई होता है क्योंकि आप किसी इंटरमीडियरी या आर्बिट्रेरी को यूज़ नहीं कर रहे। और इसके अंदर आप कोशिश करते हो कि आपकी सारी प्रोडक्ट एक ही वक्त में आ जाए, या अगर रिक्वायरमेंट है तो छोटे छोटे चंक्स में, लेकिन डायरेक्टली है। इसमें कोई रूटिंग की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा। इसके अंदर जो है क्वांटिटी एंड मोड का सिर्फ डिस्कशन होता है। सप्लाई चेन मैनेजर को या लॉजिस्टिक्स मैनेजर को इस टाइप ऑफ सिनेरियो में सिर्फ क्वांटिटी एंड मोड आइडेंटिफाई करना होता है कि किस तरीके से और कितनी क्वांटिटी में मेरी प्रोडक्ट एक पॉइंट से उठ के दूसरे पॉइंट पर आएगी। दैट्स इट। इसके अलावा मुझे और किसी चीज़ की को समझने की ज़रूरत नहीं है और किसी चीज़ को केटर करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कुछ चीज़ें रिस्क इफ़ेक्टिव भी होती हैं, तो इस तरह का शिपमेंट नेटवर्क रिस्क इफ़ेक्टिव भी है। आपकी प्रोडक्ट का, आपकी सप्लाई चेन का रिस्क सबसे कम होता है इस तरीके की शिपमेंट नेटवर्क डिज़ाइन करने में। इसके अंदर और इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक शिपमेंट दूसरी शिपमेंट को इफ़ेक्ट नहीं करती। अगर आपकी एक शिपमेंट लेट है तो उससे दूसरी आपकी शिपमेंट जो टाइम ली है वो उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। जो लेट है वो अलग से आएगी और आपकी जो करंट शिपमेंट है वो डायरेक्टली पहुंच जाएगी। तो इसमें रिस्क फैक्टर सबसे कम है, इसके अंदर डिज़ाइनिंग सबसे कम है, इसके अंदर डिपेंडेंसी सबसे कम है, बट इसके अंदर कॉस्ट सबसे ज़्यादा है। फिर बात करते हैं डायरेक्ट शिपमेंट नेटवर्क विद मिल्क रन्स। मिल्क रन होता क्या है? मिल्क रन सप्लाई चेन के अंदर उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि जब एक डिलीवरी
एक डिलीवरी वैन या एक डिलीवरी ट्रक या एक डिलीवरी गाय आपका सामान लेके दूसरे सामानों के साथ आपका सामान रख के आए और फिर छोड़ता हुआ आपके पास पहुँचे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि एक रिटेलर, एक सप्लायर को अपना प्रोडक्ट 4 या 5 लोगों को डिलीवर करना था, तो एक तो उसके बाद तरीका था डायरेक्ट शिपमेंट नेटवर्क के, चारों के लिए वो अलग अलग गाड़ियाँ निकाले। या मिल्क रन के अंदर वो ये करता है कि सारे सप्लायर्स का जो माल होता है वो एक ही गाड़ी में रख देता है और फिर वो गाड़ी हर रिटेलर के पास अलग अलग ड्रॉप करते हुए पहुंचती है। इस तरह से थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है, बट ये बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। तो डायरेक्ट शिपमेंट नेटवर्क विद मिल्क रन में ये है कि आपके सिंगल सप्लायर से उठ के मल्टीपल बायर तक और मल्टीपल बायर से उठ के सिंगल सप्लायर तक ये प्रोडक्ट पहुंचती है। इसके अंदर कंसोलिडेशन का क्राइटेरिया, हमने जो वेयर हाउसिंग में कंसोलिडेशन पढ़ी थी, इसके अंदर कंसोलिडेशन का फैक्टर यूज़ होता है और इस कंसोलिडेशन को यूज़ करने से आपकी कॉस्ट ओवरऑल थोड़ी कम हो जाती है। जी तरह, जी जी। हम्म ये मिल्क रन ही है, इसी को मिल्क रन कहते हैं। कि क्योंकि देखो ये मिल्क रन कैसा है कि एक सप्लायर ने मल्टीपल बायर्स को प्रोडक्ट दी है, ठीक है। सप्लायर है बीपी और उसने मल्टीपल बायर्स को, मल्टीपल रिटेल आउटलेट्स को एक ही गाड़ी से डिलीवरी की है। अब वो एक गाड़ी डिज़ाइन करना ये सप्लाई चेन नेटवर्क का काम है, ठीक है। वो ये कह सकता है कि पूरे कराची की एक ही गाड़ी होगी या कराची के डिफरेंट जोन्स के लिए डिफरेंट गाड़ियाँ होंगी, ठीक है, या डिफरेंट एरियाज़ के लिए डिफरेंट गाड़ियाँ होंगी। अब ये डिस्कशन का पॉइंट है और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा उस लोड पे या उस प्रोडक्ट के साइज़ पे कि जिस पे आपको वो प्रोडक्ट पहुंचानी है, ठीक है ना। तो मिल्क रन का रूट जो है वो बनाना अब सप्लाई चेन नेटवर्क का काम है, वो बनाना अब सप्लाई चेन मैनेजर का काम है। बिकॉज अब ये रूट जो है ये डायरेक्टली डिपेंडेबल होगा टाइम से। आपने जितना बड़ा रूट सेलेक्ट किया है उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा आखिरी सप्लायर तक आपकी प्रोडक्ट पहुंचने में। तो इसके अंदर वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये डायरेक्ट शिपमेंट की तरह है, बट कंसोलिडेशन की वजह से ना आपकी ओवरऑल कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर आता है ऑल शिपमेंट्स वाया सेंट्रल डीसी। इस सिनेरियो में सारे सप्लायर्स बाउंड होते हैं अपना प्रोडक्ट एक सेंट्रल डीसी तक पहुंचाने के लिए। अब सेंट्रल डीसी फिर डिफरेंट मोड्स यूज़ करके वो प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स शिपमेंट पॉइंट दूसरे पॉइंट तक पहुंचाएगा, बायर की लोकेशन तक पहुंचाएगा, ठीक है। इस सिनेरियो में सेंट्रल डीसी आपका आर्बिटरी स्टोरेज, आर्बिटरी वेयरहाउस, आर्बिटरी पॉइंट ऑफ लॉजिस्टिक्स का फॉर्म का मतलब क्या क्या उसका ज़रिया बनेगा। तो इसके दो पर्पज़ हैं। सबसे पहला और सबसे मेजर पर्पज़ क्या है कि इट इज़ यूज टू स्टोर इन्वेंट्री। आपका सेंट्रल डीसी आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहा होता है। इन दोनों केसेस में इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपके सप्लाई चेन मैनेजर को बहुत केयरफुली करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि अब आप डायरेक्टली डिपेंडेंट हो सप्लायर पे। सप्लायर प्रोडक्ट बनाएगा, आप तक पहुंचेगी। सप्लायर ने प्रोडक्ट नहीं बनाई, आपकी प्रोडक्शन रुक सकती है, आपका कस्टमर सफ़र कर सकता है। तो इन दोनों पॉइंट्स में आपकी इन्वेंट्री आपका सप्लाई चेन मैनेजर मैनेज कर रहा होता है आपके अपने वेयर हाउसेज में। बायर लोकेशन पे आपके अपने वेयर हाउसेज पे सप्लायर जो है आपका सप्लाई चेन मैनेजर जो है आपकी इन्वेंट्री मैनेज कर रहा होता है। बट इस सिनेरियो में आपका डीसी आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहा होता है। आपका डीसी आपका एक आर्बिट्ररी पॉइंट होता है, आपका एक सेंट्रल पॉइंट होता है आपकी सारी इन्वेंट्रीज मैनेज करने के लिए, आपको इन्वेंट्रीज के लेवल देने के लिए। और अगर आपने उसको सेफ्टी स्टॉक लेवल प्रोवाइड किया हुआ है तो अकॉर्डिंग टू सेफ्टी स्टॉक ऑर्डरिंग करने के लिए भी
यस, इस पॉइंट पे डीसी ऑर्डरिंग का क्राइटेरिया भी रखता है। इसके अंदर आपको एक थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन अच्छी चाहिए होती है, बिकॉज अब डीसी क्योंकि हाईली यू आर हाईली डिपेंडेबल अपॉन डीसी, तो डीसी को आप एक पार्टनरशिप रोल पे रखते हो, और उसके साथ जो है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हो टाइमली, ताकि वो पर्टिकुलरली अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स वो एक्ट कर सके। इन तरह की चीज़ों का फ़ायदा क्या होता है सर को, जब रिटेल नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाता है ना, या लोकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो या तो आप अपने वेयर हाउसिंग डिसीजन चेंज कर दो, कि आप जो है सेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग से डिसेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग पर चले जाओ, और हर रिटेल आउटलेट का, हर बायर लोकेशन का अपना वेयर हाउस हो, तब तो इस तरह की कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट वेयर हाउसिंग एक एडिशनल बहुत हैवी कॉस्ट है, जिससे बचने के लिए ज़रूरी होती है कि आप कुछ सेंट्रलाइज पर्पसेस या सेंट्रलाइज चीज़ें यूज़ कर लो। तो ऐसे सिनेरियो में आप अपने डीसी को प्रेफर करते हो या डीसी बनाना प्रेफर करते हो। क्यों? क्योंकि एक तो आप बहुत सारी कैलकुलेशन से और बहुत सारी जो है इन्वेंट्री कंट्रोल से बच जाते हो। अब हमारे सिनेरियो में जैसे ही ये कोविड-19 आया, तो उसके फ़ौरन से पेशतर हमें कुछ चीज़ों की एक्सपायरीज को मॉनिटर करना ज़रूरी हो गया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था मिल्क, बिकॉज मिल्क एक बहुत शॉर्ट एक्सपायरी प्रोडक्ट होता है। तो फिर हमारे डीसी ने टाइमली हमें आगाह कर दिया कि चूँकि आपकी कंजम्पशन पैटर्न अचानक नीचे आ गया, तो आपके पास इतना अमाउंट ऑफ मिल्क बच जाएगा, तो आपको उसका जो डिसीजन लेना है ले लें। इसी तरीके से मार्केटिंग ऑफर्स बनाते हुए, सप्लाई चेन ऑफर्स बनाते हुए, प्रमोशंस बनाते हुए, आपका डीसी आपको टाइमली इंटीमेट कर रहा होता है कि कौन कौन सी शिपमेंट्स आपके पास रखी हुई हैं और कौन कौन सी शिपमेंट आने वाली हैं। तो आपका प्रोडक्ट वेरिएशन या आपकी प्रोडक्ट की जो लाइन है वो किस तरीके से फॉलो हो रही होगी, तो आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग को एक्यूरेट कर पाते हो। ठीक है, लेकिन ये है डीसी के साथ डायरेक्ट शिपमेंट। ठीक है, इसके अंदर डीसी आपकी शिपमेंट्स एज़ पर योर रिक्वायरमेंट डायरेक्टली आपके स्टोर पे भेज रहा होता है। अगर मैं इसी सिनेरियो को मैकडॉनल्ड्स में समझाने की कोशिश करूं, तो हमारा एक सेंट्रल डीसी है और हमारी 63 लोकेशंस हैं। तो हर लोकेशन अपनी रिक्वायरमेंट भेज रही है, और डीसी उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको प्लान कर रहा है, वीकली, बाई वीकली, मंथली, जो भी है, लेकिन एक शिपमेंट बना के भेज रहा है। मीन्स अगर मैकडॉनल्ड्स नजीब सेंटर ब्रांच ने अपनी जो भी रिक्वायरमेंट डीसी को भेजी है कि मुझे एक हफ्ते में इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो ये डीसी डिसाइड करता है कि थर्सडे, फ्राइडे, ट्यूसडे किसी भी दिन एक पूरी गाड़ी लोड करके मैकडॉनल्ड्स नजीब सेंटर को वन शॉट उसकी सारी चीज़ों की डिलीवरी मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से वो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल अचीव कर रहा है, और इस तरीके से वो कोशिश कर रहा है कि कम से कम कॉस्ट में डिलीवरी हो जाए। बट इसका एक और सिनेरियो है, और वो है शिपमेंट वाया डीसी यूजिंग मिल्क रन्स। अब यहाँ पे डीसी तो डिलीवरी कर रहा है, सिनेरियो सेम है कि आपके सारे सप्लायर्स बाउंड हैं डीसी तक डिलीवरी पहुँचाने के लिए, बट अब डीसी बाउंड नहीं है डायरेक्ट शिपमेंट्स करने के लिए। अब ये मॉडल कहाँ फॉलो होता है? ये मॉडल ज़्यादातर उस जगह फॉलो होता है जहाँ बहुत सारे स्टोर्स हों और आइटम पेरिशेबल हो। मींस उसको हर दूसरे तीसरे दिन डिलीवरी चाहिए हो, हर स्टोर को दूसरे तीसरे दिन डिलीवरी चाहिए, बट पेरिशेबल आइटम्स हैं, ज़्यादा देर रुक नहीं सकती, ज़्यादा देर चल नहीं सकती, ज़्यादा देर स्टोर पे हेल्ड नहीं हो सकती। ऐसे सिनेरियो में डीसी भी मिल्क रन्स को यूज़ कर रहा होता है। तो आपने ये समझना कि एक तो डायरेक्ट शिपमेंट हो गई, उसके बाद डायरेक्ट शिपमेंट विद मिल्क रन्स हो गई, फिर डीसी है, डीसी कैसे डिलीवरी कर रहा है, और डीसी विद मिल्क रन कैसे डिलीवरी कर रहा है। ये चार सिनेरियोज आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को कहते हैं। रेहान, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर किसी भी पॉइंट को कह सकते हो। कोई आपका कंसोलिडेशन वेयर हाउस है, आप उसको भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कह सकते हो। एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन आपने हायर की हुई है, जैसे HMs आया, जैसे डिफरेंट कंपनीज हैं, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं। तो कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसा वेयर हाउस जहाँ आपकी सारी प्रोडक्ट्स आके शिप हो रही हों, और वहाँ से
आप शिपमेंट डिसीजन ले रहे हो अपने तमाम आउटलेट्स का या तमाम स्टोर्स का या तमाम फैक्ट्रीज का या तमाम सप्लायर्स का, उस पॉइंट को आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कहते हो। ये एक सेंटर पॉइंट होता है कि जहाँ से सारी डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन की जाती है, ठीक है। अच्छा, हर शिपिंग नेटवर्क के प्रोज एंड कॉन्स होंगे, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो हमें इतने सारे या इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स पढ़ने की, समझने की ज़रूरत क्या है। तो पहले तो आपका प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, आपका प्रोडक्ट बताता क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या चाह रहा है, आपके प्रोडक्ट की किस तरीके की डिलीवरी आपके प्रोडक्ट को फीजिबल रहेगी, किस तरीके की डिलीवरी आपकी मार्केट को फीजिबल रहेगी। तो आपने पहले तो ये समझना है कि प्रोज एंड कॉन्स का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है आपके प्रोडक्ट का और आपकी मार्केट का। आपकी मार्केट शॉर्ट मतलब आपकी स्टोर जो हैं, आपके आउटलेट जो है बहुत कंजेस्टेड एरियाज़ में है, ठीक है। छोटे आउटलेट्स हैं, ज़्यादा बड़ी स्टोरेज नहीं है और उनको रूटीन फ्रीक्वेंट डिलीवरीज चाहिए। आप वहाँ पे मिल्क रन्स यूज़ कर सकते हो। आपके कुछ आउटलेट जो है वो शहर से बाहर हैं, दूसरे शहरों में हैं, बड़े आउटलेट्स हैं, उनके पास बड़े वेयर हाउसेस हैं, लेकिन होल डिलीवरीज आप उन पर डायरेक्ट शिपमेंट्स कर सकते हो, डायरेक्ट शिपमेंट्स वाया डीसीज कर सकते हो, ठीक है। आपके कुछ आउटलेट्स हैं जो एक ही जोन में कंजेस्टेड हैं, तो आप डायरेक्ट शिपमेंट विद डीसीज कर सकते हो। एक ही जोन में है और कंजेस्टेड हैं और बहुत सारे हैं, और आपके पूरा पाकिस्तान में एक नेटवर्क फैला है जिसमें डिफरेंट तरीके के डिफरेंट सिनेरियोज हैं। तो कोई एक मॉडल अप्लाई नहीं होगा, कहीं पे एक मॉडल होगा, कहीं पे दूसरा होगा, कहीं पे 2-3 का हाइब्रिड भी हो सकता है। आप कुछ प्रोडक्ट्स के लिए डायरेक्ट शिपमेंट यूज़ कर रहे हो, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए डायरेक्ट शिपमेंट्स विद मिल्क रन यूज़ कर रहे हो, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए डीसी यूज़ कर रहे हो, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए आप डीसी विद मिल्क रन यूज़ कर सकते हो। आप इन चारों का मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज़ डिज़ाइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड एप्लीकेशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, आपके कुछ आइडिया हो गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। आपका जो प्रोडक्ट मूवमेंट है और स्टोरेज है, उसमें आप 1 स्टेप अहेड आते हो और आप एक इस लॉजिस्टिक साइकिल में एक और इंटरमीडियरी ऐड करते हो ताकि आपकी प्रोडक्ट सही तरीके से पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्ट हो जाए विदाउट मच हिकअप्स। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिज़ाइन को बनाते वक्त आपका फोकस किन किन चीज़ों पे या किन किन फैक्टर्स पे होना चाहिए। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि कस्टमर नीड्स डेटरमेंट, कस्टमर डिमांड्स आपको मीट करनी है, कस्टमर डिमांड्स आपको प्रोटेक्ट करनी है। आपको ये कोशिश करनी है कि आपका प्रोडक्ट टाइम के साथ और कॉस्ट के साथ आपके कस्टमर तक पहुंच जाए। ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिज़ाइनिंग स्ट्रेटजी ही थी कि आज आप अपना प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस से मंगवा सकते हो, दराज से मंगवा सकते हो, एंड दैट टू इन अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स और ऐसे इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स यूज़ करने की स्ट्रेटजीज ना होती तो आज हर प्रोडक्ट अलग से जहाज़ के ज़रिए कुरियर हो रहा होता, जिसकी कॉस्ट बहुत हाई होती। तो ये जो सर्कल है ना, जिसमें रिस्पांस टाइम, प्रोडक्ट वेरिएबिलिटी, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, कस्टमर एक्सपीरियंस, रिटर्नेबिलिटी, ऑर्डर विजिबिलिटी एंड टाइम टू मार्केट, ये सारी सिनेरियोज मिला के आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इफ़ेक्ट करते हैं। आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बनाने में, आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को चलाने में इन सारे फैक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है। और ये सारे फैक्टर्स मिल्स के ना आपको 2 चीज़ों पे फोकस करने का कह रहे हैं। एक तो कस्टमर नीड्स दैट आर मेट, कि कस्टमर की जो डिमांड्स हैं वो मेट हो जाएं, और कॉस्ट जो है वो मिनिमल रहे। कॉस्ट इन चीज़ों को पूरा करते वक्त मिनिमल रहनी चाहिए ताकि आप अपनी प्रोडक्ट को कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में टाइमली कस्टमर तक पहुंचा दो। हमने ड्राइवर्स पढ़े थे, तो उसमें लॉजिस्टिकल ड्राइवर थे, फैसिलिटीज़, इन्वेंट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो डिज़ाइनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में ना मैनेजर्स को 2 डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है। एक डिसीजन तो ये है कि प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर की लोकेशन पे डिलीवर होगा या एक प्री ऑर्डेंड या प्री डिसाइडेड साइट से पिकअप होगा, ठीक है।
आपका प्रोडक्ट, आपने कस्टमर के साथ नेगोशिएशन कर लिया, प्रोडक्ट की प्राइस फाइनल हो गई। अब या तो आप प्रोडक्ट को खुद ले जाके कस्टमर को डिलीवर करोगे या कस्टमर किसी जगह से पिक करेगा। दूसरा, प्रोडक्ट फ्लो एक इंटरमीडियरी के ज़रिए होगा या डायरेक्ट मैं अपने वेयर हाउस से शिप करूँगा। ठीक, इन दो चीज़ों को समझने के लिए ना हम सिंपल सी एक लॉन की, कपड़े की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आपने एक लॉन का सूट ख़रीदना है ख़ुद के लिए, मर्द हजरात ने अपने लिए, लेडीज़ ने भी अपने लिए अलग अलग सूट ख़रीदने। ठीक है, तो इस सूट को ख़रीदने के कितने तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप उस सूट के, उस कपड़े के रिटेल आउटलेट पे जाएं, वहाँ से कपड़ा पसंद करें और पिकअप कर लें। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप उसी सूट की वेबसाइट पे जाएं, उस कंपनी के डिसीजन मेकर, मतलब कंपनी के जो डिज़ाइन आउटलेट्स, कंपनी का जो फैब्रिक है उसको पसंद करें और उसको ऑर्डर करें, वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा तरीका कि आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाएं लाइक दराज, वहाँ से अपना कपड़ा पसंद करें और फिर वो आपके पास डिलीवर हो जाए। ठीक है, इन तीन सिनेरियोज में डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इस्तेमाल होगी। पहले सिनेरियो में कि जहाँ पे कस्टमर एक प्री ऑर्डेंड साइट से, एक प्री डिटरमाइंड साइट से, एक शॉप से आके कपड़ा पिक कर रहा है, तो एस लॉजिस्टिक्स मैनेजर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी आपको क्या डिसाइड करके रखना है कि मैंने अपने प्रोडक्ट्स को टाइमली उस रिटेल शॉप पे पहुंचाना है विदाउट हिकअप्स, विदाउट डिलेस, ताकि जब कस्टमर वहां पहुंचे तो उसके लिए ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो। क्योंकि वहाँ पे अगर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हुई तो कस्टमर कैन गो टू एन अदर शॉप, customer can refuse to buy your product and customer can choose to buy a product from another outlet। ठीक है, बट सेकेंड सिनेरियो में कि जहाँ पे आप कस्टमर को डायरेक्ट डिलीवरी कर दो, आपने वेबसाइट से ऑर्डर कर दिया और उस पॉइंट पे आपको डायरेक्ट डिलीवरी मिली, यहाँ पे आपके पास थोड़ा कुशन है। ये कुशन किस चीज़ का है, ये कुशन इस चीज़ का है कि अगर कस्टमर ने ऑर्डर किया और वो प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस में अवेलेबल नहीं है, तो स्टिल you can ask the customer to wait for 5 to 10 days, 15 days and then the delivery will be done। यहाँ पे मार्जिन है, यहाँ पे कुशन है। बट थर्ड टाइप जिसमें आपका प्रोडक्ट इंटरमीडियरी से फ्लो हो रहा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। बिकॉज अब ना कस्टमर आपसे बात कर रहा है ना आप कस्टमर से बात कर रहे हो, आपके दरमियान एक इंटरमीडियरी मीन्स सपोज दराज ने आपके प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर दिया है और दराज के कस्टमर अब आपके कस्टमर बन रहे हैं। तो इस सिनेरियो में कस्टमर से आप बात नहीं कर रहे, कस्टमर को आप सिर्फ एक ब्रांड हो कस्टमर की इमेज में, तो आपको उस ब्रांड की इमेज को 100% कायम रखने के लिए बहुत मेहनत करनी है, बहुत कोऑर्डिनेशन करनी है। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि इंटरमीडियरी के वेयर हाउस में सारे वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो लिस्टेड हों, सारे वो प्रोडक्ट्स टाइमली अवेलेबल हों, और जब कस्टमर को ज़रूरत हो, जब कस्टमर रिक्वायर करे, तब फ़ौरन से पेशतर वो चीज़ उसको पहुंच जाए। ठीक है ना, तो इन तीनों तरह के नेटवर्क्स के लिए आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी हैं? सबसे पहले ये मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग, मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग एंड इन ट्रांजिट मर्ज, डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज विद पैकेज कैरियर डिलीवरी, डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज विद लास्ट माइल डिलीवरी, मैन्युफैक्चरर / डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज विद कस्टमर पिकअप, रिटेल स्टोरेज विद कस्टमर पिकअप। ठीक है, ये जो 6 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज हैं, ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा। ठीक है, तो पहली है मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग। इस सिनेरियो में कस्टमर और मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली एक दूसरे से कांटेक्ट में है। ठीक है, कस्टमर अपना ऑर्डर मैन्युफैक्चरर को कर रहा है और मैन्युफैक्चरर ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद डायरेक्ट शिपिंग फॉर्म के ज़रिए कस्टमर तक पहुंचा रहा है। ठीक है, इसके अंदर भी सबसे
कम कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है व्हेन इट कम्स टू लॉजिस्टिक्स। ठीक है, आपको बस आपका प्रोडक्ट रेडी होने का इंतज़ार करना है, प्रोडक्ट रेडी हो जाए उसको गाड़ी में लोड करना है और कस्टमर तक पहुंचाना है। अच्छा, ये सिनेरियो इन मार्केट कहाँ पे होता है? इन मार्केट ये सिनेरियो जनरली उन तमाम प्रोडक्ट्स के साथ हो रहा है कि जिसकी डीलिंग कस्टमर एंड मैन्युफैक्चरर के दरमियान डायरेक्टली हो रही। फॉर एग्जांपल, आप एक कंपनी हो एंड यू इंटेंड टू बाय जनरेटर्स फॉर योर कंपनी। ठीक है, तो जब जनरेटर परचेज कर रहे हो तो आप किसी आर्बिट्ररी किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं गए, रिटेलर के पास नहीं गए, आपके बल्क परचेजिंग था, आपने डायरेक्ट अपने कंपनी को कांटेक्ट किया। तो कंपनी को कांटेक्ट करने के बाद उसने आपके लिए जनरेटर रेडी किया और आपकी जो आपने शिपमेंट लोकेशन भेजी थी वहाँ पे उसने डायरेक्टली डिलीवर कर दिया। ठीक है, तो ऐसे केस में यू यूज़ द डायरेक्ट शिपिंग मेथड विद मैन्युफैक्चरर स्टोरेज। मैन्युफैक्चरर की स्टोरेज में वो चीज़ रेडी पड़ी है और आपने ऑर्डर किया, ऑर्डर होते ही वो आपकी कंपनी की प्रेमिसेस में आ गई। ठीक है, इसके कॉस्ट फैक्टर, इसका इन्वेंट्री जो है वो लो होगी क्योंकि अब आप मैन्युफैक्चरर और कस्टमर डायरेक्टली एक दूसरे से इन कांटेक्ट हैं। तो हो सकता है कि ये मेक टू ऑर्डर भी हो, मेक टू स्टॉक नहीं हो सकती, ये मेक टू ऑर्डर होनी चाहिए। मेक टू ऑर्डर में आपकी इन्वेंट्री कम है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई है, फैसिलिटीज़ एंड हैंडलिंग कॉस्ट लो है क्योंकि आप प्रोडक्ट को कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे बना रहे हो, इन्फॉर्मेशन फ्लो की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, रिस्पॉन्स टाइम इसमें बहुत बड़ा है। अच्छा, मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग एक और तरीके में होती है कार्स की परचेज पे। एक तो है कि आप रिटेल आउट, जब भी आप किसी शोरूम पे जाते हो और गाड़ी ऑर्डर करते हो तो बेसिकली वो गाड़ी की ऑर्डर होते ही उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। तो ये भी एक फॉर्म है मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग का। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट वेराइटी आप बहुत ज़्यादा वेराइटी आप दे सकते हो, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी आप कर सकते हो, मतलब प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी ईजी है इसके अंदर, कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होता है, टाइम टू मार्केट आपका फास्ट होता है बिकॉज आप जैसे ही पहला यूनिट प्रोड्यूस होगा आप कस्टमर को डिलीवर कर दोगे। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर हमें सबके लिए समझ लो। आप पहले अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को समझ जाओगे ना, ये सारे फैक्टर बनाना आपके लिए खुद आसान हो। फिर है मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग एंड इन ट्रांजिट मर्ज। इस सिनेरियो में क्या हो रहा है? इस सिनेरियो में पहले सिनेरियो की तरह कंपनी और कस्टमर एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में, बट कंपनी से ये छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में निकलता है। सपोज आपने पंखे मंगवाए तो कस्टमर ने अपने पंखों का ऑर्डर मैन्युफैक्चरर को दे दिया, मैन्युफैक्चरर ने वो पंखे बना के डिफरेंट शिपमेंट्स अपनी प्रोडक्ट अपनी प्रमाइसेस से एक साथ निकाली। इस सिनेरियो में ये एक इन ट्रांजिट मर्ज किया जाता है, छोटे छोटे शिपमेंट्स को, लेस देन कंटेनर लोग शिपमेंट्स को मर्ज किया जाता है एक बड़े कैरियर पे, ट्रक लोड पे, ताकि उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कम से कम हो सके। उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए आप इन ट्रांजिट मर्ज करते हो कस्टमर तक, फिर आप मिल्क रन के जरिए छोटे छोटे पीसेस के जरिए कस्टमर तक पहुंचाते हो। लेकिन ये इन ट्रांजिट मर्ज कैरियर के जरिए होता है, इसमें कोई वेयर हाउसिंग यूज़ नहीं होती। और ये किया क्यों जाता है? ताकि अगर जैसे सपोज एक ही इलाके से या एक ही शहर से बहुत सारे ऑर्डर आए तो फैक्ट्री तो अपने पास से वो ऑर्डर निकाल रही है जल्दी जल्दी, लेकिन वो ऑर्डर निकल के कैरियर के पास पहुंच रहा है और कैरियर उनको मर्ज कर रहा है। जो आपका कैरियर है, जो आपका लॉजिस्टिक्स पार्टनर है, वो इनको मर्ज कर रहा है ताकि जब वो कस्टमर तक पहुंचे तो एक तो वो कुछ चीज़ों के लिए मर्ज करना ज़रूरी भी होता है, कुछ कीमती पेरिशेबल आइटम्स के लिए मर्ज करना ज़रूरी होता है ताकि वो सिंगल पीस में एक तरह पहुंच सके। अगर अलग अलग उनको भेजा जाए तो उनमें टूटने फूटने का भी खर्चा होता है, घूमने का भी खर्चा होता है। तो मर्ज करना कहीं किसी किसी पॉइंट पे किसी प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी बन जाता है। तो ऐसे सिनेरियो में मैन्युफैक्चरर स्टोरेज यूज़ हो रही है विद डायरेक्ट शिपिंग, बट इन ट्रांजिट उसमें मर्जर हो रहा है उस प्रोडक्ट को संभालने के लिए। अच्छा, ये बहुत हद तक डायरेक्ट शिपिंग के जैसा है, बहुत ज़्यादा हद तक, बट इसके अंदर हैंडलिंग कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है बिकॉज वेयर आपके मैन्युफैक्चर के वेयर हाउस से निकल रहा है, फिर आपके कैरियर के पास पहुंच रहा है, कैरियर के पास से वो मर्ज हो रहा है, तो हैंडलिंग कॉस्ट इसकी हाई है। फिर है
डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज विथ पैकेज कैरियर डिलीवरी। इसकी सबसे क्लासिक एग्जांपल दराज है आपके पास, कि जो डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज भी दे रहा है बट डिलीवरी आपको पैकेज कैरियर के ज़रिए दे रहा है। इस सिनेरियो में क्या होता है कि आपका काम एज मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट बना के डिस्ट्रीब्यूटर के वेयर हाउस तक पहुंचाना होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के वेयर हाउस के पहुंचाने के बाद आपका काम ख़त्म। अब डिस्ट्रीब्यूटर उस प्रोडक्ट को एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट डिलीवर करवाता है, एंड दैट टू वाया पैकेज डिलीवरी सिस्टम। तो अब कोऑर्डिनेशन देखें कि कस्टमर ने ऑर्डर किया, ऑर्डर कहाँ आएगा? ऑर्डर आएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पोर्टल पे। डिस्ट्रीब्यूटर के पोर्टल पे आने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर सबसे पहले जो काम करेगा वो करेगा पैकेज कैरियर की अलाइनमेंट। जो भी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी है, जो भी पैकेज कैरियर है, उसकी अलाइनमेंट करेगा, और उसकी अलाइनमेंट करते ही इंटीमेट करेगा कस्टमर को कि अब फला दिन के अंदर आपकी डिलीवरी हो जाएगी। और डिलीवरी होने के बाद मैन्युफैक्चरर को पता चलेगा कि मेरी XYZ प्रोडक्ट सोल्ड हो गई है। इस सिनेरियो में हैंडलिंग भी ज़्यादा है, इस सिनेरियो में थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़्यादा चाहिए, इस सिनेरियो में इंफॉर्मेशन का फ्लो भी ज़्यादा है, बट इस सिनेरियो की सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस इस सिनेरियो में सबसे बेहतर होता है सारे सिनेरियोज में, बिकॉज अब बहुत सारे पार्टीज़ हैं, उनकी लायबिलिटीज़ ऐड हो जाती हैं, बहुत सारी पार्टीज़ हैं जिनकी वजह से आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, और कस्टमर को वही प्रोडक्ट बेटर तरीके से टाइमली मैनर में थोड़ा सा फास्टर एंड विद लेस कॉस्ट मिल जाता है। कस्टमर के एक्सपीरियंस के मुताबिक कि फास्ट भी है एंड विद लेस कॉस्ट भी है। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज विद लास्ट माइल डिलीवरी। इस सिनेरियो के अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूटर डिलीवरी का अहल है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर ही डिलीवरी कर रहा होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर ही रिक्वायरमेंट्स भेज रहा होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर ही कस्टमर के ऑर्डर रिसीव कर रहा होता है, और डिस्ट्रीब्यूटर ही उन सारी डिलीवरीज को अलाइन करता है विद लास्ट माइल डिलीवरी। अच्छा क्लास, अभी तक कोई सवाल है आप लोगों का? और आप लोग काफ़ी खामोश हैं, खैरियत है आप लोगों की? सबको रोज़ा बहुत ज़ोर से लगा है। हारून है? वालेकुम, सब खैरियत है भाई? आज बहुत ज़्यादा बिल्कुल मधोशी छाई हुई है, ऐसा लग रहा है सब जो है वो लॉगिन करके सब सो गए, मुझे लग रहा है सब, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता आप लोगों की समझ में ये सब आ रहा हो। अच्छा, तो कोई सवाल हो तो करो। वाह, तो बीच में हाथ उठा लेता भाई, मना थोड़ी किया था। अबे रिदा, मैं शीशा थोड़ी टूट जाएगा। चलो, बाकी किसी का कोई सवाल है? क्योंकि आज हमारे पार्टिसिपेंट्स भी काफ़ी कम है। खैर, डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज विथ लास्ट माइल डिलीवरी हमें डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को यूज़ करने में मदद करता है। ठीक है, और अब डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो सारी डिलीवरीज खुद कर रहा होता है। अच्छा, लास्ट माइल डिलीवरी का वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? लास्ट माइल डिलीवरी का वर्ड इसलिए यूज़ हो रहा है कि अब डिस्ट्रीब्यूटर रिस्पॉन्सिबल है आखिरी कस्टमर तक डिलीवर करने का। जो आपकी प्रोडक्ट्स का लास्ट कस्टमर है ना, लास्ट उस तक डिलीवर करने का जो जिम्मेदारी है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास है। इसीलिए इस डिलीवरी को लास्ट माइल डिलीवरी का वर्ड दिया गया। अच्छा, इन सारे डिफरेंट सिनेरियोस को हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अभी कन्फ्यूजन एंड मतलब प्रॉब्लम क्या आ गई है कि इन सब की वर्डिंग्स और इन सब की लॉजिक समझ नहीं पा रही है। ठीक है ना, वरना कितने ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने दराज से डिलीवरी मंगवाई है। अब जब दराज से डिलीवरी आ रही है तो वो प्रोडक्ट सबसे पहले मैन्युफैक्चरर वेयर हाउस में रही, मैन्युफैक्चरर वेयर हाउस से दराज के वेयर हाउस में आई, दराज के वेयर हाउस से
थर्ड पार्टी ने उसको पिक किया और थर्ड पार्टी ने पिक करके आप तक पहुंचाया, ठीक है। और कभी कभार मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली भी नहीं पहुंचा रहा होता। दराज के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर या छोटे छोटे हैंडलर्स मौजूद हैं कि जो उन प्रोडक्ट्स को पिक करके अपने पास रख रहे हैं, फिर दराज के पास ऑर्डर आने के बाद वो दराज के वेयर हाउस पर डिलीवर कर रहे हैं, और दराज के वेयर हाउस पर डिलीवर होने के बाद वो प्रोडक्ट आपके पास आ रही है। ऐसा सिनेरियो डेली बेसिस पे आप जो ब्रेड यूज़ कर रहे हो, जो एग्स यूज़ कर रहे हो, वो क्या है, एग्स यूज़ कर रहे हो, वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से वाया मिल्क रन आ रहे हैं क्योंकि पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना। या डायरेक्ट स्टोरेज वाया मिल्क रन आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरर या जहाँ हैचिंग हो रही है वहाँ से उठ के मिल्क रन्स के ज़रिए आप तक, आपके शहर तक, आपके इलाके तक, आपके इलाके की शॉप्स तक पहुँच रहे हैं, ठीक है। गोश्त है, मुर्गी है, ये सारे मिल्क रन्स के ज़रिए आते हैं। लेकिन चूंकि आज हम इन चीज़ों का मतलब मकसद समझ रहे हैं, और असल में ना पूरी लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट समझने का, इन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स को समझने का, इन डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज को समझने का, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को समझने का वजह क्या है। देखो, सिंगल कैरियर कहीं फॉर्म बहुत कम चीज़ों पे यूज़ होता है, और ज़्यादातर उन चीज़ों पे यूज़ होता है कि जहाँ पे हैंडलिंग कॉस्ट, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एब्जॉर्ब करने की ताकत है उस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है ना। आप एक जनरेटर परचेज कर रहे हो फॉर योर कंपनी जो कि 8-9 मिलियन का या 10 मिलियन का है, तो अगर उसके ऊपर लाख रुपए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी ना, तो वो पता भी नहीं चलेगी। लेकिन इसी सिनेरियो को, इन्हीं चीज़ों को आप छोटे प्रोडक्ट पे रख के देखो, ब्रेड पे रख के देखो। ब्रेड की कुल कीमत 55 रुपये, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का फॉर्मेट जो है वो 3-4 रुपये होगा। अब 3-4 रुपये बनने के लिए उस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को मिल्क रन से होके गुजरना है। अगर वो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क मिल्क रन से होके नहीं गुजर रही, तो वो 3-4 रुपये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं रहेगी, फिर वो कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसी तरह आटा है, दाल है, चीनी है, घी है, जितनी भी चीज़ें आप नॉर्मली यूज़ करो, डेली यूज़ करो, दे ऑल गो थ्रू सम ऑफ दीज स्ट्रेटजीज, सम ऑफ दीज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन ऑर्डर टू, सबसे पहले तो लोअर द कॉस्ट। क्योंकि बात ये समझने की है कि प्राइसिंग तो एक साइलो में बैठ के हो रही है ना। एक कमरे के अंदर एक प्राइसिंग मैनेजर है जो प्रोडक्ट की प्राइस को फिक्स कर रहा है, ठीक है। उसमें उसने सारे फैक्टर्स इनकॉर्पोरेट किए हैं। तो लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट को भी ना उन सारे फैक्टर्स में से अपना ट्रांसपोर्टेशन का फैक्टर बचा के रखना होता है। मींस आपको अगर एक रेंज मिली हुई है कि आपके प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैन रेंज अप टू 5-10% ऑफ टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट मैक्सिमम, तो आपको इस टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट का 5-10% का बजट मिल जाता है। अब इस बजट के अंदर आपको वेयर हाउसिंग भी देखनी है, आपको थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स भी देखनी है, आपको कस्टमर एक्सपीरियंस भी देखना है, ठीक है ना। हर सिनेरियो में, हर सूरत में कस्टमर का एक्सपीरियंस बेटर होना चाहिए, कस्टमर का एक्सपीरियंस डाउन नहीं हो सकता। तो कस्टमर का एक्सपीरियंस बेटर रख के अपनी प्राइस कॉस्ट को मिनिमाइज रखना, क्योंकि हर प्रोडक्ट के साथ नई कॉस्ट नहीं दे सकते आप, ये याद रखो। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपको ब्रेड 55 की मिली, कल 60 की मिली, परसों 50 की मिली, कि आज सस्ता पड़ा, आज पेट्रोल कम हो गया, आज जो है वो नहीं। कभी कभार आपको सिंगुलर डिलीवरीज भी करनी पड़ती हैं, तो उसका मार्जिन ऑफ एरर भी रखना कि आपको आपके एरिया में एक एरिया में सिंगुलर डिलीवरीज करनी है, उसका एक मार्जिन ऑफ एरर है जो कि आपको मैनेज करके रखना है, और जिसको आप प्रोवोक नहीं कर सकते, जिसको आप एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। तो इन सारी चीज़ों को रखने के लिए आप डिफरेंट नेटवर्क्स को डिफरेंट सिनेरियोज में टेस्ट करते हो, ठीक है। फिर था मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज विद कस्टमर पिकअप। इस सिनेरियो के अंदर फैक्ट्रीज जो हैं, मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, ईदर वे कि मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बना के अपनी स्टोरेज में रखे और कस्टमर आके उसको वहाँ से पिक करे, या मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स बना के डीसी को दें, और डीसी जो है वो कस्टमर्स को बाउंड करे कि कस्टमर्स जो है पिक करेगा आपके पॉइंट से, पिक करेगा उस पॉइंट से, ठीक है। अच्छा, इसमें रिटेल शॉप्स शामिल नहीं है इस सिनेरियो के अंदर। वो सिनेरियो शामिल नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को भेज रहा है और रिटेलर के पास से आप पिक करो, जो कि एक नॉर्मल सिनेरियो है आपकी प्रोडक्ट के पिक करने का। इस
सिनेरियो में कस्टमर अपना ऑर्डर बुक करवाता है। ऑर्डर बुक करवाने के बाद वेट करता है डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से गो हेड आने का। जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास सामान आ जाता है, देन कस्टमर आके अपना ऑर्डर खुद पिकअप कराता है। इस सिनेरियो में लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिज़ाइन करते वक्त सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि कस्टमर के ऑर्डर से लेके कस्टमर के पिकअप तक, कस्टमर जब इसको आके पिकअप कर रहा है और कस्टमर जब इसको आके ऑर्डर कर रहा है, इसके दरमियान ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के पास से उठ के डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंच जाए। मींस इंफॉर्मेशन का फ्लो बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर एंड मैन्युफैक्चरर इफ़ेक्टिव होना चाहिए। मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर के दरमियान एक हारमनी होनी चाहिए कि कस्टमर का जैसे ही ऑर्डर आए, कस्टमर का जैसे ही कॉल आए, कस्टमर का जैसे ही ऑर्डर कंफर्मेशन आए, वैसे ही कम्युनिकेट हो जाए मैन्युफैक्चरर को। और जो कस्टमर को लीड टाइम दिया जाए, उस लीड टाइम में इस बात को इनकॉर्पोरेट किया जाए कि 4 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से उठ के डीसी तक डिलीवर होनी है। जी अरुण। हम्म। हाँ। हम्म। 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 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब ये जो सिनेरियो आपने बताया कि आपने दराज से ऑर्डर किया और दराज से ऑर्डर करने के बाद आपको मिनिमम डीसी में लाहौर से कराची पहुंच गया, ठीक है। तो इस सिनेरियो में आपने जब ऑर्डर किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि यार ये आपका जो ऑर्डर का मैन्युफैक्चरर है या ऑर्डर का जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, ये लाहौर में बैठा है, ठीक है। जैसे ही आपने दराज को ऑर्डर प्लेस किया, दराज ने वो ऑर्डर प्लेस किया उस लाहौर के डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है। उस प्रोडक्ट को यहाँ तक लाने में थर्ड पार्टी कैरियर्स का और थर्ड पार्टी कैरियर्स विद मिल्क रन्स का बहुत बड़ा हाथ है। होता क्या है कि लाहौर से कराची मुख्तलिफ शिपमेंट्स डेली आ रही होती हैं। अब उन शिपमेंट्स को आने के लिए डिफरेंट सिनेरियोज यूज़ कर रहे हो, तो रेल भी यूज़ हो रहा होता है, कार्गो भी यूज़ हो रहा होता है, एयर भी यूज़ हो रही होती है। अब जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस किया होगा, आपको कहा गया होगा कि 3 to 4 डेज़ में या 4 to 7 डेज़ में आपको डिलीवरी मिलेगी। तो अब उसने जो वहाँ का जो लाहौर का डिस्ट्रीब्यूटर, उसका काम ये था कि उसने अपना प्रोडक्ट उठा के वहाँ के डीसी तक ये जो हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज विद कस्टमर पिकअप पढ़ रहे हैं, अगर इससे ऊपर जाएँ तो हमने जो मिल्क रन वाला पढ़ा था पैकेज, ये था डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज विद पैकेज के डिलीवरी कैरियर। जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर था, उसने वो प्रोडक्ट उठा के डिस्ट्रीब्यूटर के वेयर हाउस में पहुँचा दी, दराज के वेयर हाउस में पहुँचा दी। अब दराज के वेयर हाउस से, लाहौर से वो प्रोडक्ट निकली कराची को एक कॉन्सोलिडेटेड शिपमेंट बन के। मीन्स कि 3-4 दिन की जो भी शिपमेंट जमा हुई थी, उनको कंसोलिडेट करके एक गाड़ी में या एक रेल में कराची भेजा गया, ताकि उस शिपमेंट की कॉस्ट मिनिमम रहे और उस शिपमेंट की क्वालिटी मैक्सिमम रहे, ठीक है। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज आप डिफरेंट एग्जांपल के साथ अपने सारे आउटलेट्स पे, सारे प्रोडक्ट्स पे लगा सकते हो। इसी तरह आखिरी और सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ है वो है रिटेल स्टोरेज विद पिकअप। इस सिनेरियो में प्रोडक्ट का कस्टमर से ताल्लुक़ होता है, ब्रांड का कस्टमर से ताल्लुक़ होता है, मैन्युफैक्चरर का कस्टमर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। रिटेल शॉप से वो प्रोडक्ट अवेलेबल कर दी जाती है, जहाँ से कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको पिकअप कर लेता है, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोगों की एक वीडियो पेंडिंग है, बट चूँकि 1 घंटा सिर्फ हमें मिल रहा है, तो विल ट्राई कि हम इंशाल्लाह किसी प्राइवेट सेमिनार में वो वीडियो आपको दिखा दूँ। मैं वो वीडियो ड्यू है, बट चूँकि आपके सेशंस कंप्लीट करना ज़रूरी है और टाइम सिर्फ 1 घंटे का है। अच्छा, इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आपको ये रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी। इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे पर्सनली कर सकते हो। इन सारे सिनेरियोस को डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे डिफरेंट तरीके से अपनी रूटीन लाइफ पे लगा के देखना, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको समझना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई क्वेश्चन है? गुड, थैंक यू, चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ हाँ बोलो।
एक एक्सेल की फ़ाइल बनाओ और उसमें जो है वो ग्रुप पे शेयर कर दो, और ग्रुप बोलो कि जितने बंदे हैं ना क्लास में उनके ग्रुप लीडर जो है इस फाइल को फिल करके जो है सेंड कर दें। बाय 2 डेज़ का टाइम दे दो। जिनके ग्रुप आ जाएंगे उनका ठीक है, जिनके नहीं आएंगे फिर वो खुद भुगतेंगे। तो तो जिस बंदे ने 5 लोगों का ग्रुप बना रहा फिर वो 2 का ग्रुप बना के भेज दे, जो 3 नहीं रिस्पॉन्ड करे फिर वो खुद भुगतेंगे। ठीक है। ओके। ओके।